एक समय की बात है, बिहार के चंपारण गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों में ऐसी घनिष्ठ मित्रता थी कि देखने वालों को यकीन ही नहीं होता था। एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। उसी गांव में करण नाम का एक आदमी था जो दूसरों को कभी खुश नहीं देख सकता था। हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम दोनों? आपको क्यों जलन हो रही है भैया? करे मुझे क्यों जलन होगी भला? जलन तो होगी, आपका ऐसा कोई दोस्त जो नहीं है। बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को अपनी दोस्ती का। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती टूट जाए। एक करण, हद में रहकर बात कर समझा। फालतू में हमारी दोस्ती को नजर मत लगा। लेकिन नजर तो लग चुकी थी। कुछ समय बाद सुरेश को शहर जाना पड़ा क्योंकि उसको वहाँ जॉब लग चुकी थी और उसका परिवार शहर शिफ्ट हो गया था। जा भाई, लेकिन बीच में आते रहना भूल मत जाना। हाँ भाई, वैसे तू क्या करेगा गांव में? सोच लिया हूँ, अब मैं बिहार का फेमस चिकन रोटी का ठेला लगाऊंगा। हाँ, यह तो सही है। बहुत बढ़िया भाई, मजबूरी है, वरना मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। चार नहीं भाई, तू अब जा जल्दी से, वरना मुझे रोना आ जाएगा। आखिरकार दोनों बिछड़ गए। सुरेश चला गया और रमेश गांव में अकेला रह गया। समय गुजरा और रमेश की भी शादी हो गई। रमेश चिकन रोटी का ठेला लगाता गांव में। रमेश की चिकन रोटी का ठेला लगाने का आज पहला ही दिन था। वैसे तो अपने ठेले को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, पर मन ही मन खुद सोच भी रहा था। एक यही सोचकर रमेश ने पहले तो हांडी चिकन पकाया। तभी वहाँ पर प्रीतम नाम का ग्राहक आता है। अरे रमेश भाई, सुना है आप चिकन रोटी बेच रहे हो? एक अच्छा फेर लगाओ मेरे लिए। हाँ भाई, मैं आज तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी पड़ेगी। रमेश ने प्रीतम को एक प्लेट चिकन रोटी देता है। प्रीतम रोटी चखता है। अरे वाह भाई, इसका जो स्वाद और उसका जो स्मेल आ रहा है भाई, गजब का है। मिट्टी में पकाने की वजह से इसका स्वाद तो दोगुना हो गया है। रमेश को उसकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि आज उसका पहला दिन था। तभी उसके पास एक और आदमी आता है। रमेश ने उस आदमी को भी चिकन रोटी परोस देता है। वह वहीं पर खाने लगता है। अरे वाह भैया, इतनी बढ़िया चिकन रोटी तो मैंने पहली बार खाई है। इतने अच्छे से मसाले डाले हैं आपने कि ऐसा लग रहा है कि बस खाते ही जाओ। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है आपने चिकन, मजा आ गया खाकर। रमेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि पहले ही दिन लोगों को उसका चिकन रोटी इतना पसंद आने लगा। वह खुशी खुशी अपने घर चला आता है। घर में उसको अपने दोस्त सुरेश की याद आती है। वह अपने दोस्त को याद करते हुए सो जाता है। अगले ही दिन और हमेशा की तरह चिकन रोटी पकता है। चिकन की खुशबू से एक औरत और उसकी बेटी आती है। अरे भैया, आपकी चंपारण चिकन की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है। जरा जल्दी से मेरी बेटी और मेरे लिए एक एक प्लेट लगा दो। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी आपकी चिकन खाने के लिए। बस बहन जी, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैंने चढ़ाया है, इसको पकाने में समय लगेगा, तभी तो इसका मसाले का स्वाद आएगा। हाँ भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आपके ठेले पर बैठने की व्यवस्था नहीं है। आखिर हम इतना देर तक कहाँ बैठकर इंतजार करेंगे? ठीक है, तो फिर हम लोग घूम के आते हैं। आप इतनी देर में बनाकर तैयार कर दीजिए। ऐसे ही कुछ लोग तो आते थे और कुछ लोग नहीं भी आते थे, क्योंकि इतना देर तक कोई ठेले पर कैसे खड़ा रह सकता है। तभी योगेश नाम का किसान उसके पास खाने के लिए आता है। रमेश भी उस आदमी को वही कहता है, लेकिन योगेश शिकायत करते हुए कहने लगता है, अरे भैया, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भला खड़े खड़े हम कैसे खाना खाएं? खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अब काम करके हम आते हैं और थक जाते हैं, और फिर खड़े होकर खाएं तो भैया घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है, और कई लोगों को बैठकर खाना खाने की आदत होती है। जिस तरह रमेश के ग्राहक कम होने लगते हैं,
बहुत सारे ग्राहकों की शिकायत है कि मेरे ठेले के पास में बैठने की व्यवस्था नहीं है। कुछ भी हो, मुझे मेरे ठेले के सामने बैठने की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ऐसे तो मेरे ग्राहक खुद ब खुद काम हो जाएंगे न। अभी अभी तो मैंने अपना धंधा चालू किया है, अब मैं बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सी टेबल कहाँ से लाऊं? रमेश शाम को उदास होकर अपने घर आता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, मैंने थोड़े बहुत पैसा बचा कर रखे हैं। जो मुझे शादी में आपने गहने दिए थे उसको बेच देते हैं और उसकी कुर्सी टेबल ले आते हैं। जब हमारी कमाई हो जाएगी तब हम फिर सोना खरीद लेंगे। ठीक कहते हैं लोग, हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं कल ही जाकर सारा सामान ले आता हूँ। हर ग्राहक की बैठने की व्यवस्था करता हूँ। अब रमेश अपने ठेले के पास बैठने की व्यवस्था कर लेता है। बैठने के लिए कुर्सी टेबल लगा देते हैं ताकि ग्राहक आराम से बैठकर खाना खा सके। अब ज्यादातर लोग उसके ठेले पर आने लगते हैं। ऐसे ही उसके पास अब बहुत सारे लोग उसकी चिकन रोटी खाने के लिए आया। अब उसके चिकन रोटी पूरे गांव में फेमस हो चुका था। तभी करण आता है जो हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था और रमेश का ठेला अच्छा चलते देखकर उसको जलन होने लगता है। अरे रमेश, तेरा दोस्त जो तुझे छोड़कर खुद कमाने चला गया और तुझे गांव में मजदूरी करने के लिए छोड़ दिया। दूर होने का मतलब ये नहीं कि वो मुझे भूल गया है। दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता करण। तेरा दोस्त तो इतने दिन से तेरे से मिलना एक बार भी नहीं आया। मेरा दोस्त मुझसे दूर गया है, लेकिन अब भी वह मेरे दिल में है। जिस जगह तू ठेला खोलकर इतरा रहा है ना, जमींदार जी का है। और याद रखना, अगर मैं एक बार उनको बोल दिया तो ये जगह खाली कर देंगे वो, फिर तो घर ना घाट का। न बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सीधे गांव के सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, रमेश आपकी जमीन पर ठेला लगा रहा है, आप उसका ठेला हटा दो वहाँ से। वो सब तो ठीक है भाई, उससे मुझे क्या फायदा जो मैं उसका ठेला हटवा दूं वहाँ से। सेठ जी, अगर आप उसका ठेला वहाँ से हटवा दो तो मैं आपको पूरे 20 शून्य दूंगा। ठीक है, फिर तुम पैसे लेकर आ जाना, कल मैं उसका ठेला हटवा देता हूँ। अगले ही दिन सेठ रमेश के ठेले पर जाता है और बोलने लगता है। अरे भाई रमेश, तुम्हें तो पता है कि यह जमीन मेरी है और मैंने जमीन बेचने में निकाल दी है, इसलिए तुम अपना यह ठेला यहाँ से हटा लो। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? कुछ दिन और मुझे यह ठेला चला लेने दीजिए, फिर मैं अपनी अलग कोई व्यवस्था कर लूँगा। माफ करना सूरज, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। सेठ ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है और सूरज परेशान होकर अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी सुनीता को सारी बातें बताता है। मुझे पता है यह सब उस कारण की चाल है। शुरू से ही सुरेश और मेरी दोस्ती पर भी नजर लगाया करता था, अब उसकी नजर मेरे ठेले पर थी। अजी, भगवान पर भरोसा रखिए, कोई न कोई रास्ता हमारे लिए जरूर खुद ब खुद निकल आएगा। इसी बीच एक सुबह उसके दरवाजे पर अचानक सुरेश सूट बूट पहने खड़ा था। कुछ पल के लिए रमेश को विश्वास ही नहीं हुआ। अरे तू सचमुच आ गया। अरे मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत है भाई, बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले। अच्छा ये बता तू क्या कर रहा है आजकल? बहुत सुना है आपके बारे में, आज देख भी लिया। रमेश तो दिन रात आपकी बातें करता है, कहते हैं आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मैं भी कहता हूँ कि रमेश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। 17 जय हो भोलेनाथ, मेरा दोस्त तो बड़ा आदमी बन गया, मुझे तुझ पर गर्व है। साथ भाई, तू इतना उदास क्यों है यार? तेरी हालात ऐसे कैसे हो गई? तू तो गांव में चिकन रोटी बेच रहा था ना, क्यों नहीं चला क्या? रमेश ने अपने साथ बीते हुए सारी बातें बता देता है।
सुरेश को सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। उस कारण को तो हम देख ही लेंगे, चिंता मत कर। अब मैं आ गया हूँ ना। चल, मैंने सुना है सेठ अपनी जमीन बेचने वाला है, चल हम खरीद लेते हैं। लेकिन मैं इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊंगा? भाई तू मेरा दोस्त है, हमारे दोस्ती इतनी गिर गई कि तू मुझे पैसे चुकाने की बात कर रहा है, तो तेरे लिए यहाँ पर एक ढाबा खोल कर ही जाऊंगा ताकि तुझे कोई निकाल ना सके। रमेश यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों दोस्त सेठ के घर जाते हैं। सेठ के पास जाकर जमीन खरीद लेते हैं। सुरेश अपने पैसों से वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा भी बनवा देता है। अब रमेश का ठेला बहुत ही बढ़िया चलने लगता है। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है।